अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा मौजूद हैं और हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने शेल्स और सब शेल्स की बात करेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ स्टूडेंट्स के जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए थे, तो अगली बहस ये थी कि ये न्यूक्लियस में किस पोजीशन के अंदर अरेंज हैं या एटम के अंदर इनकी पोजीशन क्या है। बहुत सारे साइंसदानों ने अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ओपिनियन पेश की इस बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, 1886 में जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। अब इसका मतलब ये था स्टूडेंट्स कि जिस तरह से हम खीर या हलवा और उसके अंदर कोई बादाम, किशमिश पड़े होते हैं, इसने कहा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो इस तरह से मौजूद हैं कि एक प्लेट में अगर खीर है तो उसके अंदर बादाम या किशमिश की तरह मौजूद है कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मॉडल किसने दिया था? ये दिया था जे थॉमसन ने 1886 में। लेकिन इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो एविडेंस ना मिल सकी। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने 1911 में जो एक मॉडल अपना दिया था, उसके अंदर उसने अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था। थिन गोल्ड की फॉइल ली थी उसने और उस पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट की थी, तो उसे पता चला था कि एटम का ज़्यादातर पार्ट जो है वो खाली है, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए थे। और उसने कहा था इसका जो दरमियानी पार्ट है वो सख्त है, और क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स उससे टकरा कर वापस आ गए थे। तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट आया है एटम का, वो है इलेक्ट्रॉन जो है, एटम्स जो है वो वेव लाइक पार्टिकल है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वेव जैसी हैं। सो नील बोहर ने 1913 में हाइड्रोजन एटम के हवाले से ये मॉडल दिया था और उसमें इसने बताया था कि एटम की शक्ल कैसी है। एटम का जो दरमियानी पार्ट है स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियस है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं और हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। सो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज आएगा स्टूडेंट्स वो ओवरऑल आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो उसने कहा कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? फिर उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेसिफिक पाथ में, एक ख़ास रास्तों में सफ़र करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करते हैं और ये जो पाथ्स हैं ये डिफरेंट पाथ्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे हैं। उसने कहा कि सबसे पहले उसने ये बताया कि जो न्यूक्लियस के बाद जो पहला उसने इनको शेल्स का नाम दिया, एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स या फिर उसने इनको शेल्स कहा। सो सबसे पहला शेल जो है वो उसने कहा उसका नाम है स्टूडेंट्स के शेल, और उसके बाद सेकंड शेल एल शेल, थर्ड के एल एम शेल, और थर्ड के बाद फोर्थ है जी के एल एम एन। सो फोर्थ शेल को उसने एन का नाम दिया था। अब उसने कहा था इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रही, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स सपोज, सो दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द स्पेसिफिक पाथ्स और एनर्जी लेवल। फिर उसने ये भी बताया कि जो एनर्जी लेवल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब वाले पाथ में, ऑर्बिट में, एनर्जी लेवल में मौजूद होंगे, उनकी एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो सबसे मिनिमम होगी। आपने याद रखना है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के करीब हैं उनकी एनर्जी मिनिमम है। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल, सेकंड शेल, थर्ड, जैसे जैसे जाते जाएंगे इनकी एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा और जो सबसे दूर शेल प्रेजेंट है उसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उन्होंने बात की कि इसके अंदर शेल्स के अलावा सब शेल्स भी प्रेजेंट हैं और ये जो सब शेल्स हैं इनको एन वैल्यू के हिसाब से इनका नाम दिया गया। जैसे फर्स्ट एन वैल्यू 1 है तो शेल क्या है? की शेल। और सब शेल्स इसके अंदर कितने हैं स्टूडेंट्स? एस। सो सेकंड जो है शेल वो है एल, उसकी वैल्यू एन वैल्यू है 2, और जो सेकंड है उसके अंदर सब शेल्स हैं 2 सब शेल्स एस एंड पी। नो थर्ड एन वैल्यू पे है थर्ड एम शेल और इसके सब शेल्स हैं 3 एस पी एंड डी। फिर उसने कहा फोर्थ एन वैल्यू पे शेल क्या है?
फोर्थ शेल एन है और उसके सब शेल्स क्या हैं 4 SPDF। सो आपने इनको याद रखना है, ये शेल है तो साथ में इनके साथ सब शेल्स भी मौजूद हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स उन्होंने वैल्यू की बात की कि फर्स्ट जो शेल था उसका एनर्जी लेवल जो है वो उन्होंने कहा E1 है और इसके लिए n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ n फॉर द फर्स्ट की शेल इज 1। सो सेकेंड शेल की बात करें, इसका एनर्जी जो है वो है E2 और n की वैल्यू भी आ जाती है N2। अब थर्ड शेल की बात करें, इसका है E3 और n की वैल्यू क्या है 3। सो फोर्थ में देखें तो उसका आ जाएगा E4 आ जाएगा और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। सो n की वैल्यू हर शेल के लिए डिफरेंट है और उनके एनर्जी लेवल के हिसाब से है। फिर हमने ये भी देखा E4 जो है वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, उसके बाद 3 है, देन E2 है। इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि इनकी एनर्जी वैल्यूज जो जो फर्स्ट पे है उसकी एनर्जी वैल्यू मिनिमम है और जो लास्ट E4 पे आता है उसकी जो एनर्जी वैल्यू आ जाती है वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। फिर स्टूडेंट्स अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हो, अब हर जो ऑर्बिट है या रास्ता है उसके अंदर स्पेसिफिक जो है इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप समझिए कि ये कमरा है, लाइक अगर पहला शेल है के शेल तो एक कमरे की तरह जिसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सेकंड पे आए तो इसके अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते और इलेक्ट्रॉन्स अपने स्पेसिफिक एनर्जी पाथ्स या लेवल के दरमियान में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये अपने जो बने बनाए मदार है, फिक्स्ड पाथ और रास्ते हैं उनके अंदर मौजूद होंगे। अब अगला सवाल ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? तो जी स्टूडेंट्स उसके लिए एक फार्मूला निकाला गया 2n square, number of electrons in a subshells. How we are going to find number of electrons in a shell? Formula is 2n square। 2 जो है वो फार्मूले के अंदर ही है। अगर हमने देखना है n is equal to 1 तो उसके अंदर हम देखेंगे 2, फार्मूले वाला n की जगह पे हमने n की वैल्यू ऐड करनी है। सो ये आ जाएगा 2 into 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो फर्स्ट शेल में आएंगे n इज इक्वल टू 1 है जिसके लिए वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। अब n इज इक्वल टू 2 की बात करें तो n की वैल्यू 2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 उसका नंबर है, 2 लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 into 2 2 ज़ा 4। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आएंगे 8। थर्ड के लिए वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हम 3, सो 2 into 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल के अंदर, 18 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ फोर्थ के अंदर देखेंगे तो 2 into 16। सो फोर्थ शेल जो है स्टूडेंट्स उसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आ जाएंगे 32। ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। अब एक और बात बताई गई कि इनके जो सब शेल्स हैं उनके अंदर भी जो है कैपेसिटी है जिसके हम इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रख सकते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल क्या है, एस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, पी के अंदर 6 आएंगे, डी के इज इक्वल टू 10, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर आप देखें तो इनके अंदर 4 4 का डिफरेंस है, 2 और फिर उसमें 4 ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में 4 ऐड करेंगे सो 14। सो ये जो फार्मूलाज थे वो नील बोहर ने अपने बोहर एटॉमिक मॉडल और बोहर थ्योरी के अंदर दिए थे, जिसके अंदर उसने मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल एंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल उसने दी थी, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया जो नील बोहर का मॉडल था वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पास्ट पेपर्स को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली हर साल इवन इनकी जो थेरीज हैं वो रिपीट होती रहती हैं। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू लर्न इट। ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।